मान लीजिए आपकी एक जमीन है, पुरखों की जमीन, और आपके पास उसके सारे सारे कागजात भी हैं। और एक दिन आपको पता चलता है कि किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया है। हो सकता है वो खेती कर रहा हो या शायद शायद घर बना रहा हो। ऐसी स्थिति में तो दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। बिल्कुल। क्या करें? पुलिस, कोर्ट, कचहरी, मतलब कहाँ से शुरू करें? ये एक ऐसा डर है जो शायद हर जमीन मालिक के मन में कहीं न कहीं रहता है। और आज हम इसी मुश्किल सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास कुछ बहुत ही ठोस स्रोत हैं जो न केवल ये बताते हैं कि ऐसी स्थिति में तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक फैसलों का भी विश्लेषण करते हैं जो ये तय करते हैं कि हक असल में किसका है। तो हमारा आज का मिशन साफ है। जमीन पर अवैध कब्जे की समस्या का एक स्पष्ट कदम दर कदम कानूनी रोड मैप समझना और उस बड़े सवाल का जवाब खोजना कि जब एक तरफ कागज पर लिखा मालिकाना हक हो और दूसरी तरफ जमीन पर किसी का सालों से कब्जा, तो कानून की तराजू किस तरफ झुकती है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। चलिए। तो सबसे पहली बात, अगर किसी की जमीन पर कब्जा हो जाए तो पहले 48 घंटों में सबसे जरूरी कदम क्या है? कहां से शुरू करना चाहिए? देखिए, स्रोत के मुताबिक सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है बिना देर के पुलिस से संपर्क करना। पुलिस? हाँ, यहाँ रणनीति यह है कि मामले को एक सिविल विवाद से पहले एक आपराधिक मामले के तौर पर दर्ज करवाया जाए। आपको आपराधिक घुसपैठ यानी क्रिमिनल ट्रेसपास के तहत शिकायत करनी है। अच्छा, तो इसे एक सामान्य प्रॉपर्टी विवाद की तरह नहीं, बल्कि एक अपराध की तरह देखना है। इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है? हाँ, यही सबसे अहम बात है। स्रोत बताते हैं कि आईपीसी की कुछ धाराएं, जो अब नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का हिस्सा हैं, वो सीधे तौर पर लागू होती हैं। अगर धमकी या मारपीट हुई है तो उसकी भी अलग धाराएं लगवाई जा सकती हैं। लेकिन एक आम शिकायत है, पुलिस ऐसे मामलों में एफआईआर लिखने से कतराती है। कहती है कि ये तो सिविल मामला है, कोर्ट जाइए। अगर ऐसा हो तो क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही कारगर रास्ता है जिसका जिक्र स्रोत में है। अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना करे तो आप सीधे मजिस्ट्रेट की अदालत में जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट की अदालत में? हाँ, सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दे सकते हैं। स्रोत का कहना है कि ये एक ऐसा कदम है जिसके बाद मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर लिखने का आदेश दे सकता है, और तब पुलिस के लिए इसे टालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वाह, ये एक तरह का कानूनी सुपर पावर है जो नागरिक को मिलता है। हाँ, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला कदम हुआ पुलिस को शामिल करना, और अगर जरूरत पड़े तो मैजिस्ट्रेट के जरिए। ये तो हुई तत्काल प्रतिक्रिया। लेकिन इसके बाद सबसे तेज कानूनी राहत कहाँ से मिल सकती है? क्योंकि सिविल कोर्ट तो सालों तक चलते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सिविल कोर्ट अपना समय लेते हैं, इसीलिए स्रोत एक तेज रास्ते पर जोर देते हैं। एसटीएम कोर्ट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की अदालत। जी, सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एसडीएम को यह अधिकार है कि वो जमीन पर शांति भंग होने की आशंका को लेकर तुरंत कार्रवाई करे। ये एसटीएम कोर्ट सिविल कोर्ट से तेज क्यों है? इसकी प्रक्रिया में ऐसा क्या खास है? इसकी वजह है इसका सीमित दायरा। एसडीएम ये तय नहीं करता कि जमीन का मालिक कौन है। अच्छा। वो सिर्फ ये देखता है कि विवाद के दिन कब्जा किसके पास था और किसके पास कब्जे को लेकर बेहतर शुरुआती सबूत हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड कागजात। तो ये कितनी जल्दी हो जाता है? स्रोत के अनुसार इसकी सुनवाई 15 से 30 दिनों में शुरू हो जाती है। एसडीएम मौके से तहसीलदार या पटवारी की रिपोर्ट मंगवाते हैं और जिसके दस्तावेज ज्यादा मजबूत होते हैं उसी के पक्ष में कब्जा बनाए रखने का आदेश दे देते हैं। तो ये एक तरह का स्टेटस को ऑर्डर होता है जो सिविल कोर्ट के अंतिम फैसले तक लागू रहता है। बिल्कुल, एक तरह से तुरंत राहत या फर्स्ट एड जैसा, ताकि मामला और ना बिगड़े। लेकिन अगर स्थायी समाधान चाहिए तब तो सिविल कोर्ट जाना ही पड़ेगा। हाँ, स्थायी समाधान के लिए सिविल कोर्ट ही अंतिम जगह है। वहाँ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल यानी मालिकाना हक की घोषणा का मुकदमा दायर होता है। और वहाँ भी कोई तुरंत राहत का तरीका है? हाँ, वहाँ भी एक बहुत जरूरी कदम है जो तुरंत उठाना चाहिए। टेम्पररी इंजंक्शन यानी अस्थायी रोक का आवेदन देना। इससे कोर्ट 7 से 15 दिन के अंदर ही दूसरी पार्टी को जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने या उसकी मौजूदा स्थिति को बदलने से रोक देता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात का जिक्र है। अगर कब्जा करने वाला व्यक्ति जमीन पर खेती कर रहा हो और फसल काटने वाला हो, तब तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। हाँ, और इसके लिए कानून में एक बहुत ही अनोखा और कारगर प्रावधान है जिसे रिसीवर की नियुक्ति कहते हैं। रिसीवर? जी, इसका मतलब है कि वादी कोर्ट से अनुरोध कर सकता है कि वो जमीन और फसल की देखरेख के लिए एक निष्पक्ष व्यक्ति या रिसीवर नियुक्त कर दे। अच्छा,
तो रिसीवर का मतलब है कि कोर्ट एक तरह से जमीन को अपनी कस्टडी में ले लेता है। जब तक फैसला नहीं होता, ना आपकी ना मेरी जमीन कोर्ट की निगरानी में रहेगी। बिल्कुल सही। वो रिसीवर अपनी देखरेख में फसल कटवाकर उसे सुरक्षित रखवा देता है। बाद में जब केस का फैसला होता है तो जिसके हक में फैसला आता है, फसल उसे सौंप दी जाती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी पक्ष जमीन के संसाधनों का गलत फायदा न उठाए। सही बात। तो एसटीएम, कोर्ट और रिसीवर जैसे तरीके तो तुरंत राहत के लिए हो गए, लेकिन अगर केस को जड़ से जीतना हो तो हमें उन कानूनी हथियारों की जरूरत पड़ेगी जिनका जिक्र आपके स्रोतों में है, यानी सुप्रीम कोर्ट के वो बड़े फैसले जो इस खेल के नियम तय करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सिर्फ अलग अलग फैसलों को देखना काफी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ये फैसले कैसे एक दूसरे पर आधारित हैं और कैसे ये मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ये कानून के विकास की एक कहानी है। तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे एक एक फैसले से कब्जा करने वालों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। क्या ये एक सोची समझी कानूनी यात्रा है? आप इसे बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। स्रोत में दिए गए केस इस यात्रा को साफ दिखाते हैं। कहानी शुरू होती है 2005 के राम गोवर्दा बनाम वरदप्पा नायडू केस से। 2005 से। हाँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बुनियादी नियम तय किया। अगर विवाद है तो कब्जा उसी का माना जाएगा जिसके पास मालिकाना हक के बेहतर दस्तावेज हैं। ये एक शुरुआती लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है। इसके बाद कानून और कैसे मजबूत हुआ? अगला बड़ा पड़ाव आया 2011 में, मारिया मार्गरीटा के मामले में। इस केस ने एक बहुत आम गलतफहमी को दूर किया। कौन सी गलतफहमी? बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वो किसी जमीन पर 12 साल से ज्यादा समय से काबिज हैं तो वो उसके मालिक बन जाते हैं। इस केस में कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ लंबे समय तक कब्जा रखने से कोई मालिक नहीं बन जाता, खासकर तब जब असली मालिक के पास रजिस्टर्ड दस्तावेज हों। बिल्कुल। और फिर आता है 2020 का विद्या देवी का मामला, जिसे स्रोत एक बहुत ताकतवर फैसले के तौर पे बताते हैं। हाँ, विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार का मामला एक गेम चेंजर था। यह 3 जजों की बेंच का फैसला था, जिसका मतलब है कि इसका वजन और भी ज्यादा है। अच्छा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी नागरिक की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना कानून के शासन के खिलाफ है, और अगर ऐसा होता है तो कब्जा हटाने की जिम्मेदारी सिर्फ मालिक की नहीं बल्कि राज्य और पुलिस की भी है। ये तो बहुत बड़ा बयान था। इसमें तो राज्य को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाया गया। हाँ। वाह। तो 2005 में कहा दस्तावेज जरूरी हैं, 2011 में कहा सिर्फ कब्जा काफी नहीं है, और 2020 में कहा कब्जा हटाना सरकार का काम है। इस कड़ी में सबसे नया फैसला कौन सा है? सबसे नया और शायद सबसे मजबूत हथौड़ा चला 2024 के कैलाश चंद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में। 2024 में? जी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे एसडीएम को निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब एसडीएम धारा 145 के तहत किसी मामले को देखें तो उसे सिर्फ ये नहीं देखना कि मौके पर कौन बैठा है, बल्कि ये भी देखना होगा कि कानून की नजर में कब्जा किसका है, और इसमें रजिस्टर्ड सेल डीड वाले पक्ष को हमेशा ज्यादा मजबूत माना जाएगा। इसने तो एसडीएम के हाथ में मौजूद किसी भी तरह की अस्पष्टता को खत्म कर दिया। एकदम। यह तो वाकई एक पूरी यात्रा है। इन सभी फैसलों का असल जिंदगी में क्या मतलब निकलता है, ये समझने के लिए शायद हमें स्रोत में दिए गए केस स्टडी पर चलना चाहिए। मोहन राव बनाम मूर्ति। हाँ बिल्कुल। ये टाइटल बनाम कब्जा की लड़ाई को बिल्कुल साफ कर देता है। हाँ, ये मामला इन सभी सिद्धांतों को एक साथ दिखाता है। और ये एक ऐसी नेक नियत गलती की कहानी है जिसके नतीजे बहुत विनाशकारी हुए। कहानी क्या थी? कहानी बहुत सीधी है। मूर्ति नाम के व्यक्ति के पास 1965 की एक रजिस्टर्ड सेल डीड थी जो सर्वे नंबर 9 की जमीन की थी। 1965 की? जी। दशकों बाद 1997 में मोहन राव ने पास में ही सर्वे नंबर 10 की जमीन खरीदी और उस पर एक 2 मंजिला घर बना लिया। और समस्या कहाँ से शुरू हुई? समस्या तब शुरू हुई जब बाद में एक सर्वे में पता चला कि मोहन राव का घर उनकी अपनी जमीन यानी सर्वे नंबर 10 पर नहीं बल्कि मूर्ति की जमीन सर्वे नंबर 9 पर बन गया है। अरे बाप रे। अब सोचिए, एक तरफ मूर्ति के पुराने वैध कागजात थे और दूसरी तरफ मोहन राव का सालों से बना हुआ 2 मंजिला घर। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी सवाल क्या थे? 3 मुख्य सवाल थे। पहला, क्या एक पुराना और वैध सेल डीड मतलब मूर्ति का दस्तावेज एक असल निर्माण मोहन राव के घर पर भारी पड़ेगा जो गलत जमीन पर बना है? दूसरा, कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट की कानूनी अहमियत क्या होगी? और तीसरा, क्या मोहन राव ये दावा कर सकते हैं कि चूंकि वो इतने सालों से वहां रह रहे थे तो प्रतिकूल कब्जा
एडवर्स पोजीशन के तहत जमीन उनकी हो गई। लेकिन मोहन राव के वकील ने भी तो कुछ दलील दी होगी। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने अनजाने में गलती की और अब उनका पूरा घर बना हुआ है, तो इंसानियत या इक्विटी के नाते उन्हें ही जमीन दे दी जाए? बिल्कुल, यही दलील दी गई थी। इसे इक्विटी का सिद्धांत कहते हैं, यानी न्याय और निष्पक्षता का सिद्धांत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत कठोर लेकिन जरूरी लाइन खींची। अच्छा, कोर्ट का फैसला 3 मजबूत स्तंभों पर टिका था। वो 3 स्तंभ क्या थे? पहला स्तंभ था 1965 की सेल डीड की पवित्रता। कोर्ट ने माना कि ये दस्तावेज मूर्ति के मालिकाना हक का एक मजबूत और ऐतिहासिक प्रमाण है। ठीक है। इसकी तुलना में मोहन राव का दावा नया और एक गलती पर आधारित था। कोर्ट ने साफ किया कि भावनाओं से ज्यादा दस्तावेजी सच्चाई का महत्व है। मतलब अगर अनजाने में की गई गलतियों को इस तरह माफ किया जाने लगा तो कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज सुरक्षित नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। और दूसरा स्तंभ था कमिश्नर की निर्णायक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कैसे? जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे थे तो कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमिश्नर नियुक्त करके जमीन का सर्वे करवाया। रिपोर्ट ने साफ तौर पर पुष्टि की कि राव का घर सर्वे नंबर 9 पर है, जबकि उनके कागजात सर्वे नंबर 10 के हैं। इस रिपोर्ट ने मामले से किसी भी तरह की अस्पष्टता को दूर कर दिया। और उस प्रतिकूल कब्जे वाली दलील का क्या हुआ कि वो इतने सालों से वहां रह रहे थे? वो था तीसरा स्तंभ, प्रतिकूल कब्जे के दावे का पूरी तरह से खंडन। स्रोत में साफ लिखा है, एडवर्स पोजीशन का कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा। यह दावा साबित करने के लिए बहुत सख्त शर्तें होती हैं। आपको ये साबित करना होता है कि आपका कब्जा असली मालिक की जानकारी में था, उसके अधिकारों के खिलाफ था और 12 साल से ज्यादा समय तक बिना किसी रुकावट के जारी रहा। मोहन राव ये सब साबित नहीं कर पाए। तो कोर्ट ने उनके कब्जे को क्या माना? कोर्ट ने उनके कब्जे को बिना हक के कब्जा माना, जो कानून की नजर में एक अनधिकृत अतिक्रमण था, न कि कोई कानूनी अधिकार। ये मोहन राव की कहानी सुनकर तो किसी का भी दिल दहल जाए। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से घर बनाया होगा और एक सर्वे की गलती ने सब कुछ छीन लिया। यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, एक मानवीय त्रासदी भी है। हाँ, ये सच है। तो अंतिम फैसला क्या हुआ? फैसला बिल्कुल स्पष्ट और कठोर था। कोर्ट ने माना कि जमीन के असली मालिक मूर्ति हैं। मोहन राव के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। और उनके घर का? उन्हें आदेश दिया गया कि वो उस 2 मंजिला मकान को खाली करके उसका कब्जा तुरंत मूर्ति को सौंप दें। ये फैसला जितना मोहन राव के लिए विनाशकारी है, उतना ही जमीन के असली मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भी है। तो इस पूरे मामले से बड़े सबक क्या निकलते हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो 3 बातें साफ हैं, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं। पहला, पूरी जांच पड़ताल ही सबसे बड़ा बचाव है। जमीन खरीदने से पहले सरकारी सर्वे और टाइटल की जांच कितनी जरूरी है, ये इस केस से पता चलता है। एक छोटी सी लापरवाही पूरी जिंदगी की कमाई डुबो सकती है। बिल्कुल। दूसरा, टाइटल हमेशा कब्जे से बड़ा है। एक साफ और वैध टाइटल हमेशा गलत कब्जे पर भारी पड़ेगा, चाहे उस पर कितना भी बड़ा निर्माण क्यों ना हो गया हो। और तीसरा, अनजाने में की गई गलती कोई कानूनी बचाव नहीं है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपको पता नहीं था। कानून मानता है कि अपनी संपत्ति की सीमाओं को जानना आपकी जिम्मेदारी है। तो आज हमने जमीन पर अवैध कब्जे से निपटने के एक एक्शन प्लान से लेकर सुप्रीम कोर्ट के उन गहरे कानूनी सिद्धांतों तक की यात्रा की जो मालिकाना हक तय करते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे विश्लेषण का केंद्रीय भाव एक रजिस्टर्ड दस्तावेज की लगभग पवित्र शक्ति है। बिल्कुल। कानून लगातार उसी व्यक्ति का पक्ष लेता है जिसके पास स्पष्ट दस्तावेजी टाइटल होता है। ये एक सीधी और साफ लाइन है जो सिस्टम को अनुमान और अस्पष्टता से बचाती है। सिर्फ कब्जा रखना ही कानून में सब कुछ नहीं है। हाँ, खासकर तब जब उसे एक वैध डीड द्वारा चुनौती दी जाए। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। हमने देखा कि कानून एक दस्तावेजी मालिक की कैसे रक्षा करता है। सही बात है। एक अच्छा साफ सुथरा दस्तावेज एक कवच की तरह है। सही बात है। खराब या फर्जी दस्तावेजों से कौन बचाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सिस्टम उस स्थिति में कैसे संतुलन बनाता है जहां एक व्यक्ति दस्तावेजी धोखाधड़ी का शिकार हो और दूसरा एक निर्दोष खरीदार हो जिसने अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल की थी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है।